भाई सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो अपन अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फिर अपन ये समझेंगे कि भाई ये जो बैच है हमारा ये किस तरीके से आगे जाने वाला है। ठीक है, कि मैथ्स को हम किस तरीके से टैकल करेंगे, क्या चीज़ें हैं, कैसे हम 3 महीने में अपना टारगेट रखें और किस तरीके से पढ़ाई करें कि जिससे हमारा ये जो एग्ज़ाम है वो ईजिली निकल सके। ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा गाइस कि आप लोग अभी एकदम जीरो लेवल पर हो। मतलब कोई भी चैप्टर है, जैसे बहुत से लोगों ने शायद पहले कहीं पढ़ भी रखा हो या नहीं भी पढ़ रखा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपन लोग एकदम बेसिक से हर एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी अरिथमेटिक का चैप्टर हो या कोई भी एडवांस का चैप्टर हो। ठीक, चलो भाई। सबसे पहले गाइस अपने एग्जाम पैटर्न मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, बट फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, ये मैथ्स के एग्जाम में 2 घंटे का टाइम रहता है हमारे पास। इंग्लिश और जीएस में भी 2 घंटे का टाइम रहता है। बस फर्क क्या है इंग्लिश और जीएस और मैथ्स में, कि भाई मैथ्स में हमारे पास सिर्फ 100 क्वेश्चन रहते हैं, जबकि इंग्लिश और जीएस में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं बताओ भाई। 720। 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है पर क्वेश्चन। आपको अगर आपने एक सवाल सही किया तो 1 नंबर मिलेगा, अगर एक सवाल आपने गलत किया तो भाई उसके -0.33 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अच्छा। अभी अगर गाइस अगर मैं आपसे सिलेबस के बारे में बात करूं तो हमारा मेनली मैथ्स का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जिसमें से एक पार्ट आता है गाइस हमारा एडवांस्ड मैथ्स और एक पार्ट आता है गाइस हमारा एरिथमेटिक मैथ। ठीक है, दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम लोग सीडीएस की पर्टिकुलरली एग्जाम की बात करें तो जो एडवांस मैथ्स है ये आपके एग्जाम का 70% ऑफ द पार्ट है, और जबकि अरिथमेटिक जो है वो 30% ऑफ द पार्ट है। ठीक है, एडवांस मैथ्स में आपके जबकि कम चैप्टर है अरिथमेटिक से, बट एडवांस मैथ्स के जो चैप्टर हैं वो कंपेरेटिवली लेंथियर होते हैं और उनमें कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स, ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा होती हैं अरिथमेटिक के मुकाबले। ठीक है, ये जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं आपके, ये अरिथमेटिक के चैप्टर आपके सीएपीएफ एसी के भी एग्जाम में आते हैं। ये अरिथमेटिक वाला जितना भी पोर्शन, प्लस ये आपके एफ कैट हो गया या फिर आपका आईसीजीएसी का एग्जाम हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का। ये जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है यही पार्ट इन तीनों एग्जाम्स में भी आता है, जो कि कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग इस बैच में क्या करने वाले हैं, वैसे मैं अपना बैच किस तरीके से कंडक्ट करता था कि मैं एक चैप्टर, जैसे मैंने 2 चैप्टर अरिथमेटिक के करवाए, उसके बाद में क्या करता था कि मैं कोई भी एक बड़ा चैप्टर एडवांस का करवा देता था, जिससे क्या था एक सिमेट्री बनी रहती थी कि भाई जिससे तुम लोग भी बोर ना हो कोई बड़े चैप्टर के लिए, और अरिथमेटिक में भी तुम्हें ऐसा ना लगे कि भाई ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। इस बैच में हम लोग क्या करना है भाई, इस बैच में हम सबसे पहले अपना अरिथमेटिक का पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो एफकेट का पेपर है वो फेब्रवरी में मेरे ख्याल से शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो फेब्रवरी तक हम कोशिश करेंगे कि भाई हम अपना पूरा अरिथमेटिक एक बार सिमटा दें। ठीक है, फिर जितना भी टाइम बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है एडवांस वाला पार्ट चालू करेंगे। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? यस ये ठीक है, अच्छा। अभी अपन लोग बात करते हैं कि भाई ये जो अभी चैप्टर्स आपके सामने आएंगे ये सारे एडवांस मैथ्स के चैप्टर। ठीक है, एडवांस मैथ्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर है गाइस एलजेब्रा। ठीक, एलजेब्रा में आपके बहुत से टाइप्स होते हैं और एलजेब्रा बहुत ही वास्ट होता है, बट मेनली जो सीडीएस के एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिख रखे हैं। सबसे पहले तो भाई आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से अगर मैं बात करूंगा इस, तो जैसे आपका a+b का होल स्क्वायर, ये वाले आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, ऐसे ही करके बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं जिन पे बेस्ड हमारे सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका भाई वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइस, अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन लगभग आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ द क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। तो ये कोई एक ऐसे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, बस ये एक मेथड है कि भाई आप पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से टैकल कर सको। ठीक है, फिर आपकी भाई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई। ठीक है, फिर एक कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको एक बड़ी सी सीरीज दे देंगे और बताएंगे कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। जैसे मैंने आपको कुछ भी सीरीज दे दी, ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा कि जैसे x² -2x+1+x³ ऐसे करके मैंने एक बड़ी सी सीरीज दे दी और मैंने कहा कि बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस होते हैं सीरीज पे। प्लस ये जो इंपॉर्टेंट टाइप है x+1/x बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला जो टाइप है ये पिछले 3-4 सालों से लगातार सीडीएस के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, और चाहे वो आपका एफकेट का भी एग्जाम हो। इस वाले टाइप से लगभग एक आध सवाल आ जाता है। ठीक है, बेसिक चीज है बट फिर भी। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी मिसलेनियस है। मिसलेनियस में यहाँ पर आपका आ जाता है गाइस, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट आ जाता है जो कि हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे। प्लस आपका इसमें क्या आ जाता है, एक आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो दोनों पार्ट हैं ये सारे आपके मिसलेनियस के अंदर ठीक है, तो हमारा ये अलजेब्रा इस तरीके से चैप्टर है। अच्छा, अलजेब्रा की अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई
अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि भाई 10 से 20 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आएंगे। और आपका जो अभी CDS 2022 का पेपर हुआ था, इसमें आपके 2022 या 2023 मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट 30 क्वेश्चंस जो है वो अलजेब्रा के आए थे। तो एडवांस मैथ्स के चैप्टर कुछ ऐसे हैं कि भाई वो अकेले ही इतनी दम रखते हैं कि भाई उनमें से 25-30 सवाल आपको पेपर में दिख जाए, कोई नई बात नहीं। ठीक है, कभी अलजेब्रा से 30 सवाल आ जाते हैं, कभी ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, बट वो रेशो मेंटेन रहता है कि भाई 70% लगभग आपका एडवांस मैथ्स से आएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गई भाई आपके अलजेब्रा की बात। फिर उसके बाद आता है गाइस अपना दूसरा चैप्टर जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की गाइस अगर अपन बात करें तो वही 10 से 15 सवाल जो है इसके एग्जाम में आते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ इसका एक पार्ट और आता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बस कुछ नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक तरीके से अपनी रियल लाइफ में एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के भी काफी अच्छे सवाल अपने सीडीएस के पेपर में पूछे जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री तो है ही। 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसके एग्जाम में दिख जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के आपके अंदर ये पार्ट रहते हैं। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, तो हमें उसके बारे में अच्छे से समझना होता है। फिर अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, जैसे आप लोग को पता भी हो गया भाई, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं इन पे इनसे रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हाइट एंड डिस्टेंस आपका हो गया। एक पार्ट आपका आता है भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे ये क्या चीज है, मैक्सिमा एंड मिनिमा कुछ नहीं होता, बस सिंपल आपसे एक कोई वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे मैंने आपसे सिंपल पूछ लिया कि भाई बताओ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने देखे हो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सपोज मैंने ऐसे दे दिया कि भाई साइन 1001 थीटा, तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, और प्लस आपकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, एडवांस मैथ्स और अपना जो अरिथमेटिक मैथ्स है तो उसमें मेनली डिफरेंस यही है कि जो एडवांस मैथ्स हमारा होता है, इसमें आप ये मान के चलो कि भाई आपको लगभग 30% एडवांस मैथ्स फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद आता होगा, फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना आता होगा, तो आपको एडवांस मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्लस बहुत सी वेराइटीज आ जाती हैं अपने एडवांस मैथ्स में। ठीक है, तो इस पे हमारा पूरा एडवांस मैथ्स बेस्ड है, जबकि हमारा जो अरिथमेटिक है ये मेनली आपका कैलकुलेशन पे बेस्ड है। जैसे सपोज परसेंटेज चैप्टर है, सबको पता है परसेंटेज अरिथमेटिक का पार्ट है, तो मैं आपको पता चल गया कि भाई परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का यूज कहाँ पर होता है, तो अरिथमेटिक के चैप्टर में आपको और कुछ चीजें फॉर्मूला वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे बोला कि भाई 40% ऑफ मैंगोज आर रोटन आउट ऑफ 100, और मैंने बोला कि भाई बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रेश मैंगोज। ठीक है, तो भाई आप में इसमें आपको अगर परसेंटेज की नॉलेज है तो आप इसका आंसर तुरंत बता दोगे। इसका आंसर क्या होगा गाइस? ऑब्वियस सी बात है कि भाई 60 होगा। अगर 40% आपके जो मैंगोज है वो रॉटन है, तो बचे हुए 60% क्या होंगे, फ्रेश होंगे। तो 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। तो भाई आपने आंसर बता दिया 60। तो अरिथमेटिक में हमें कोई भी फॉर्मुलाज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अरिथमेटिक में हमें बेसिकली क्या है कि भाई नॉलेज होनी चाहिए, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमारा मेन फर्क है अरिथमेटिक में और एडवांस में। ठीक है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई गाइस। ये देखो, ये सारे ही चैप्टर ये जानने की आपको मतलब इतनी ज्यादा नीड नहीं है कि इनमें कितने से कितने क्वेश्चंस आते हैं। बस ये मान के चलो कि लगभग हर एक जो चैप्टर है आपका 20 to 25% ऑफ द पेपर इस चैप्टर में से ही आएगा। ठीक है, मतलब 20 से 25 सवाल आपके हर एक एडवांस मैथ्स के चैप्टर में से आ सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आ जाता है गाइस हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके 10 से 20 सवाल आते हैं। ठीक है, कभी कभी 25 भी आ जाते हैं। 10 से कम तो कभी नहीं आया आज तक, 20 से ज्यादा आए हैं बहुत बार। ठीक है, 25 भी आ सकते हैं, 27 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ज्योमेट्री में हम बेसिकली किन की चीजों के बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले तो लाइन्स एंड एंगल्स, एक चीज और याद कर लो, पॉइंट लाइन्स एंड एंगल्स, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फिर अपना ट्राइंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, मास पॉइंट ज्योमेट्री हो गई, और मिसलेनियस में आप क्या आ जाते हैं कि इन सबको मिक्स करके जो सवाल होते हैं, जैसे इसमें एक वो और आता है पॉलीगन। तो ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं गाइस? ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, और ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है, ज्योमेट्री बहुत ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड चैप्टर है। मतलब कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, अगर आप कोई भी मतलब फिगर को देख के आप चीजें समझ सकते हैं, तो भाई ऑटोमेटिक सी बात है आपकी ज्योमेट्री अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि फिगर बेस्ड पूरा ये चैप्टर है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है गाइस? ठीक है, उसके बाद आता है गाइस आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी आपका दो टाइप का होता है, एक होता है मेंसुरेशन 2D और एक होता है मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन के लगभग 15 से 25 सवाल आपके पेपर में आते हैं। मेंसुरेशन 2D में आपके बेसिकली 2D फिगर्स जितने भी होते हैं, जैसे सर्कल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया,
और आपका क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, जितनी भी चीजें हैं ये 2D फिगर्स हैं। और 3D फिगर्स क्या होते हैं गाइस, कोई बताएगा मेरे को? Bone. Yes, sir. वेरी गुड। क्यूब हो गया, कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं गाइस, हमारे 3D फिगर्स होते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन हमारी इन दो फिगर्स में आती है। जिस बंदे की ज्योमेट्री अच्छी होगी उस बंदे की मेंसुरेशन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द चीजें ज्योमेट्री की ही मेंसुरेशन में आती हैं। बस हमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं एरिया से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा मेंसुरेशन के अंदर चीज है। ठीक, तो यही ये सारे फिगर्स हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो 2D फिगर्स हो गए आपके, जो मैंने पीछे बता ही दिया। फिर आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन एंड फ्रस्टम। फ्रस्टम जो होता है ये हमारे कोन का ही एक पार्ट होता है, आप लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसलिए इन दोनों को साथ में रख रखा है। फिर आपका हो गया स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं गाइस, मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। अभी कोई चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, सारे चैप्टर को गाइस बहुत ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर को बहुत ही बेसिक से लेके बहुत ही हाई लेवल तक, जितना आपको सीडीएस एग्जाम के लिए नीड है उतने तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, फालतू चीजें मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई एसएससी के एग्जाम्स की पढ़ा रहा हूँ या और कुछ एग्जाम्स की पढ़ा रहा हूँ। अब उन लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने एग्जाम में रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर आता है गाइज आपका नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है गाइज, ये बेसिकली आपका किसका पार्ट है, ये अरिथमेटिक का पार्ट है। बट हम लोग इसको एडवांस मैथ्स में कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर आ जाता है। ठीक है, लगभग 15 से 25 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं। और ये नंबर सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई नंबर से रिलेटेड यहाँ पर अपन को चीजें करने को मिलती है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि भाई इसमें हम क्या क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे फैक्टर्स हो गया। मैंने आपको सपोज कोई भी बड़ा सा नंबर दिया, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि भाई उसके फैक्टर्स कितने होंगे, उनके फैक्टर्स का कितना सम होगा, इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे। ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं गाइस, नंबर ऑफ फैक्टर्स में। फिर हम पढ़ते हैं गाइस नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, जैसे मैंने आपको कोई भी एक बहुत बड़ी जैसे सीरीज दी, मैंने बोला 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 20, और मैंने लिख दिया कि बताओ भाई अप टू, ये लिखा है मैंने 2000 टर्म्स, अप टू 2000 टर्म्स। और मैंने बोला कि बताओ भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, कि बताओ भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई कितने नंबर ऑफ जीरोस हमारी इस सीरीज में आएंगे। फिर होता है गाइस आपका डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं बेसिकली, जैसे आपका 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16। ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ेंगे गाइस, डिविजिबिलिटी में पढ़ेंगे। फिर आता है रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स ऐसे आता है गाइस, जैसे मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने बोला 5 का स्क्वायर, इसका क्यूब और इसकी पावर 4। मैंने बोला कि जब हम इसको 16 से डिवाइड कर रहे हैं, बताओ क्या रिमाइंडर रहेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ेंगे गाइस, रिमाइंडर्स में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बेसिकली आपको कोई भी एक बड़ी सी सीरीज दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी इस सीरीज की। ये सारी चीजें आ गई आपकी सिंप्लीफिकेशन में। और फिर लास्ट में आता है आपका एचसीएफ एंड एलसीएफ। तो ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं गाइस, नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके लगभग 15 से 25 सवाल तो आते ही आते हैं। प्लस क्या होता है, ये आपका एफकेआरटी में भी काम आएगा और बाकी सारी चीजें, मतलब ये चैप्टर आपका जितना स्ट्रांग होगा, ये बाकी चैप्टरों के आंसर जल्दी निकालने में आपकी मदद करेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पढ़ाऊं, या कोई भी चैप्टर ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हो गया। अब सपोज उसके आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं नंबर सिस्टम में यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो सीखूंगा, डिविजिबिलिटी सीखूंगा, तो जैसे डिविजिबिलिटी रूल है, मेरे को 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और मैंने अपना क्वेश्चन को सॉल्व करके ये पता लगा लिया कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई 9 का मल्टीपल इन चारों ऑप्शन में से ढूंढूंगा। मेरे को आंसर निकालने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट अपना ऑप्शन से भी आंसर को टिक कर सकता हूँ। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सभी को क्लियर? के बाद आता है गाइस आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपके 5 से 10 सवाल आते हैं। ठीक है, और ये मतलब जरूरी नहीं है कि 5 से 10 ही है। या तो आपका देखो गाइस एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आएगा, या फिर एग्जामिनर क्या करेगा कि भाई आपको डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन दे देगा। डाटा हैंडलिंग या फिर ग्राफ वाला क्वेश्चन दे देगा, ग्राफ हो गया या पाई चार्ट हो गया, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। स्टैटिस्टिक्स का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया और आपसे बस इसी क्वेश्चन के बारे में पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा, एक टेबल दे देगा सपोज आपको, और बोल देगा कि बताओ भाई इसके मीन, मीडियन और मोड बताओ। तो वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 मीन, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा मोड, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा मीडियन। तो भाई एक टेबल से रिलेटेड आपके पास 3 से 4 सवाल आएंगे। सेम गोज विद दिस। बात समझ में आ रही है गाइस मेरी? Yes, sir. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ये 5 चीजों के बारे में। मेनली हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बट एडवांस मैथ्स में आता है। मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया। 2 चीजें अभी सीडीएस में नहीं पूछने लगे हैं, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक है वेरिएंस। एक चीज और पूछते हैं, एक बार पूछी थी बट फिर भी
अपन लिख के चलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग गाइस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इजी चैप्टर है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। ठीक, अच्छा इतना गाइस है अपना एडवांस मैथ्स का पार्ट। ठीक है, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं भाई, एडवांस मैथ्स में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है गाइस अपना क्वांट्स, या फिर अपन सिंपल बात करें तो भाई ये है अपना अरिथमेटिक मैथ्स। ठीक है, अरिथमेटिक मैथ्स। ठीक है, अच्छा आप लोगों के जो कॉलेज में भी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उनमें भी यही सारे चैप्टर आते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे परसेंटेज है, रेशो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, मिक्सचर एलिगेशन है, एवरेज है। इन सारे ही चैप्टर के लगभग एक से दो सवाल कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। कभी परसेंटेज के दो आ जाएंगे, कभी प्रॉफिट एंड लॉस के दो आ जाएंगे, कभी टाइम एंड वर्क के दो आ जाएंगे, हो सकता है टाइम एंड वर्क का एक आ जाए, बट इन सब में से एक ना एक सवाल एग्जाम में आपके आएगा। जब बात समझ में आ रही है गाइस मेरी सभी को? Yes, sir. ठीक है, और एफकेट के पेपर के लिए और सीएपीएफएसी के पेपर के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर के लिए आपको सिर्फ इन्हीं चैप्टर को पढ़ने की नीड है। बाकी ट्रिग्नो और एलजेब्रा इन सब में से बहुत कम आता है। बाई चांस अगर कभी कभी एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो वो भी नहीं आता है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले अपन लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे अपना जितना भी है। ठीक है, ये जितने भी अपन ने एडवांस मैथ्स के चैप्टर देखे हैं ये अपन लोग अपने बैच के सेकंड फेज में कंप्लीट करेंगे। बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो हो गई भाई आपके बैच से रिलेटेड चीज है। ठीक है, अच्छा ये रीजनिंग ये एफकेट के लिए डाल दिया था कि भाई रीजनिंग के भी 5 से 6 सवाल अपने एफकेट में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी अगर अपन बात करें गाइस, ये तो हो गई अपनी सिलेबस वाली बात। अभी अपन बात करते हैं कि अपना बैच कैसे चलेगा। देखो अपनी जो डेली क्लास होगी वो 5 से लेके 6:30 PM तक रहेगी। ठीक है, मोस्टली यही रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि भाई 5 से 6 बजे पे ही खत्म हो गई, और कभी कभी ऐसा होगा कि भाई 5 से लेके 6:45 तक भी जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब वो डिपेंड करता है कि भाई कौन सा टॉपिक चल रहा है, कितना टाइम लेगा, वो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, 5 से साढ़े छः तक अपनी क्लास चलेगी। और जिसमें मैं एक चीज बताऊं आपको, सबसे पहले तो मैं जैसे मैं इस शीट पे आपके सामने जो सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको एक क्लासरूम शीट मिलेगी। ठीक है, क्लासरूम शीट ये आपकी कुछ इस तरीके से डिजाइन होगी कि भाई इसमें एक तो आपके चैप्टर से रिलेटेड सारे टाइप्स के क्वेश्चंस के बेसिक्स प्लस उनके एडवांस लेवल की क्वेश्चंस और जो थ्योरम्स फॉर्मूला सारी चीजें हैं ये मैं आपको दूंगा। ठीक है, क्लासरूम शीट में। ठीक, क्लासरूम शीट जब हमारी खत्म हो जाएगी, जिससे आप अपना पूरा चैप्टर एक बार समझ लोगे, देन आपको मैं क्या करूंगा, एक उसकी प्रैक्टिस शीट दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस शीट भी ये कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि जैसे आप लोग अगर देखो तो परसेंटेज के सिर्फ 1 से 2 सवाल जो है एग्जाम में आ रहे हैं, तो क्लासरूम शीट में हम लोग लगभग इसके 20 से 25 सवाल कर लेंगे। प्लस मैं आपको क्या करूंगा कि भाई 20 से 25 सवाल की प्रैक्टिस शीट दे ली, तो भाई जिससे आपका क्या हो गया कि अच्छे सीडीएस के एडवांस लेवल के आपके लगभग 50 क्वेश्चन तो जो है वो क्लास में ही तैयार हो गए। इसके बाद आता है गाइस आप लोगों की प्रैक्टिस का पार्ट। अगर आपने प्रैक्टिस में इसके 50 क्वेश्चन और लगा लिए तो भाई मोर देन इनफ है। एक ऐसे चैप्टर का जिसका 1 से 2 सवाल एग्जाम में आ रहा है, अगर आप उसके 100 क्वेश्चन लगा के जा रहे हो वैरायटी के जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप अपने आप ही उस चैप्टर में अच्छा परफॉर्म करोगे। मेरी बात सभी को समझ में आ रही? जैसे अपन ने अब कोई एडवांस का चैप्टर लिया, जैसे सपोज मैंने ट्रिग्नो लिया, ट्रिग्नो की मैं क्लासरूम शीट कराऊंगा तो भाई उसमें भी लगभग 55 से 60 सवाल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ज्यादा डिमांड करता है चीजें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि भाई जो आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, तो इस प्रैक्टिस शीट में भी लगभग आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे कि भाई 50 से 60 सवाल आपके प्रैक्टिस शीट में भी रहेंगे। तो लगभग 100 क्वेश्चन इसके यहाँ पर कर लिए, दोबारा आपने 100 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर ली, तो भाई ये चैप्टर भी आपका पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये चीजें मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा कि भाई क्लासरूम शीट हो गई और प्रैक्टिस शीट हो गई। अच्छा, अभी आप लोगों के बहुत के डाउट होंगे कि सर और कोई बुक्स वगैरह ऐसी है जिसको हम लोग रेफर कर सकें, या फिर जिससे हम लोग और प्रैक्टिस कर सके अपनी, ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह दिए आपको। देखो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं गाइस, पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आप लोगों के साथ एक चीज रहेगी, वो है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी आपको ये लगे कि भाई मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई कोई भी सीडीएस का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चन लो और भाई लगा के देखो। अगर आपसे बन रहा है तो भाई आपने सही पढ़ा है, अगर आपसे नहीं बन रहा तो आपने गलत पढ़ा। ठीक है, अच्छा अब ये गलत पढ़ा है, इसका ये जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहला तो रीजन ये हो गया कि भाई आपके मास्टर ने वो चीज नहीं पढ़ाई जो क्वेश्चन में पूछी गई है, ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या हो गया कि भाई मास्टर ने तो पढ़ाया बट आपने रिवाइज नहीं किया। तीसरी चीज हो गई कि भाई आपने रिवाइज तो किया है बट आप लोग इसको कर नहीं पा रहे हो कम टाइम में। ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो मास्टर को पूछने से पहले आप लोग सबसे पहले क्लासरूम शीट में ले जाके देखोगे कि भाई जिस टाइप के क्वेश्चंस आपने कराए हैं या नहीं कराए हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है,
स्टडी मटेरियल के लिए सबसे पहले तो डिफेंस उस्ताद की प्रैक्टिस और क्लासरूम पीडीएफ हो गई, और उसके बाद दिशा पब्लिकेशन की आप पीवाईक्यू बुक ले सकते हो, या फिर आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी रेफर कर सकते हो। दोनों चीजें लगभग सेम ही है, बस ये जो पीवाईक्यू बुक है इसमें इसने बस आपकी थोड़ी सी मेहनत बचा दी है। मेहनत क्या, देखो जितने भी क्वेश्चन इसमें सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, यूपीएससी की साइट पे जाओ, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करो और आपके पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए। बस इस दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू बुक में क्या कर रखा है कि भाई उसको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर रखा है। जैसे सपोज परसेंटेज है, तो आपको जैसे दिशा पब्लिकेशन में पहला चैप्टर परसेंटेज है, तो आपको परसेंटेज के लगभग 200 सवाल मिल जाएंगे, जो कि क्या है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सीडीएस के एग्जाम में आए हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? जबकि आप अपना सीडीएस का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो भाई उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा कि भाई इसमें परसेंटेज का सवाल कौन सा है जिससे मैं प्रैक्टिस करूं। तो सीडीएस का प्रीवियस ईयर पेपर आप ऑनलाइन निकालो, उससे अच्छा है कि आप 300-400 रुपए खर्च करो और ये दिशा पब्लिकेशन की बुक ले आओ। इससे क्या होगा, जब आपके पास हार्ड कॉपी रहती है बुक्स की तो पढ़ने का भी मन करता है, प्लस और क्या होता है कि भाई इससे आपकी थोड़ा सी मेहनत कम हो जाएगी। यहाँ तक सभी को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया भाई अपने बैच की चीजें। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ गाइस, देखो आपकी जो क्लासेस होंगी वो मेनली कल से चालू होंगी। सबसे पहले अपन लोग जो चैप्टर चालू करेंगे वो चालू करेंगे परसेंटेज, ठीक है, आप लोगों की और सीएपीएफ एसी वाले बंदों की भी, ठीक है। थोड़ी बहुत सीएपीएफ एसी वाले भी बंदे हैं तो वो भी आप लोगों के साथ ही पढ़ेंगे, ज्यादा बंदे नहीं है तो क्लास में उतनी स्ट्रेंथ रहेगी जिससे अपन लोग आसानी से टैकल कर पाए, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको कोई सा भी पॉइंट है जो क्लास के किसी भी पॉइंट पर समझ में नहीं आ रहा है, भाई तुरंत टोको कि सर ये वाली चीज है जो मेरे को समझ में नहीं आई, एक बार और बता दो, ठीक है। डिफेंस उस्ताद का मेनली यही भैया भी शुरू से ही मेरे से ये चीज बोले थे कि भाई बच्चों को किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम लोग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। तो क्या होता है ना, जैसे सपोज मैं हूँ, अब मैं मैथ्स की कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप सामने वालों से क्या एक्सेप्ट करूंगा, मतलब एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई जब मैंने वो चीज खत्म कर ली तब आप लोग पूछोगे कोई डाउट है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को सपोज कोई भी क्वेश्चन में करा रहा हूँ और जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया भाई उसी पॉइंट पे तुरंत पूछो कि सर ये वाली चीज कैसे आई, क्योंकि क्या होगा जो आगे की चीजें होंगी वो भी पीछे वाली चीजों से इंटरलिंक होगी। बात सभी को समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो भाई तुरंत पूछो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई भाई आपकी सारी बैच से रिलेटेड चीज है। अच्छा, अभी आप लोगों को क्या करना है वो मैं थोड़ी चीजें आपको और बता देता हूँ। देखो, जो एक चीज तो तुम लोग को ही पता होगी कि भाई तुम लोगों के पास कंपेरेटिवली कम टाइम है उन बच्चों से जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन 3 महीने पहले स्टार्ट कर दी। एग्री करते हो मेरे से? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनसे थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेगी, अपन को करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? Yes, sir. ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इस तरीके से अपने आप को मतलब अपने शेड्यूल को मैनेज करना कि जिससे आप ये सारी चीजें मैथ के अंदर कर पाओ। वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जैसे सपोज मैंने आपको क्लासरूम शीट करवाई या फिर क्लासरूम में कोई भी चैप्टर पढ़वाया, तो उसकी जो शीट है क्लासरूम शीट, उसके आपको सारे सवाल अच्छी तरीके से आने चाहिए। आपने इतना कर लिया, उसके बाद आप लोग कहाँ मूव करोगे कि भाई प्रैक्टिस शीट पे करोगे कि भाई चलो प्रैक्टिस शीट पे आ गए हम। जैसे ही आपने प्रैक्टिस शीट गाइस कंप्लीट की, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि भाई हाँ अब मैंने मतलब सर ने जितना बताया था उतना मैंने कर लिया। अब मैं ये देखता हूँ कि भाई मैंने जो सर से पढ़ा है वो उसको मैं इंप्लीमेंट करके क्वेश्चंस कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तब आप क्या करोगे कि भाई अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे गए, आप इन क्वेश्चंस को एक एक करके फॉलो करोगे, मतलब एक एक करके सॉल्व करोगे। आप अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो भाई अच्छी बात है कि आपने मतलब सर ने भी सही पढ़ाया और आपने भी सही पढ़ाया। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये सारी चीजें तो मतलब कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आती है कि अगर ये सारे जो सवाल हैं ये आप ही नहीं कर पा रहे हो बट आपके साथ वाला फेलो एस्पिरेंट कर ले रहा है जिसने मेरे से पढ़ा है, तो इसका मतलब कमी ऑटोमेटिक सी कहाँ पर है कि भाई आप लोगों में ही। अगर ऐसा हो रहा है कि भाई वो सवाल कोई ही नहीं कर पा रहा है जो आपने भेजा, तो मतलब कहाँ कमी है कि भाई मैंने वो चीज शायद सही से नहीं पढ़ाई। बात सभी को समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई आपको करनी है। ये जो प्रैक्टिस वाली बात आ गई मैथ्स में, देखो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है भाई, प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथ्स के अंदर जो है प्रैक्टिस है, ठीक है। मैथ्स हो गया, इसमें आप लोग इंग्लिश भी डाल सकते हो कि इंग्लिश और मैथ्स ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ही है। कोई भी चैप्टर आपने कर लिया, अगर आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे, बार बार उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जैसे हमने परसेंटेज कर लिया, तो परसेंटेज के सवाल जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जब तक सवाल नहीं लगाओगे तब तक भाई प्रैक्टिस नहीं होगी। और मैथ्स का तो सबसे बेस्ट है यार, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसी से तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही है, उसी से तुम्हारा रिवाइज भी हो रहा है। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है। जबकि इंग्लिश वगैरह में क्या है कि भाई सबसे पहले आप वोकैब को रिवाइज करोगे, लर्न करोगे, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी तो भाई पता पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करते हुए चलनी है। और ये जो चीजें हैं जैसे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, जैसे सपोज मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया, परसेंटेज चैप्टर मैंने पढ़ाया,
तो भाई साथ ही साथ आपको क्या करना है कि भाई क्लासरूम शीट तो जैसे मैंने एक परसेंटेज को एंड किया वैसे ही आपकी क्लासरूम शीट जो है वो एंड होनी चाहिए। मैंने दूसरा चैप्टर चालू किया, सपोज रेशो चालू किया, तो भाई रेशो के साथ आपको क्या करना है कि भाई परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट को भी सॉल्व कर लिया, रेशो की क्लासरूम शीट भी साथ में चल रही है। देन उसके बाद क्या करना है कि भाई प्रैक्टिस के लिए आपने इन दोनों चैप्टरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए और भाई साथ में प्रैक्टिस कर ली। तो भाई ऐसे बंच बना के चलना है। बात समझ में आ रही है guys मेरी सभी को? सर ठीक है, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है गाइस? देखो, जिसने दिशा पब्लिकेशन की बुक ले ली है तो उसको कहाँ से करनी है? कभी भी क्वेश्चन वन से सॉल्व मत करने लगना कि भाई आपने परसेंटेज देखा और परसेंटेज के क्वेश्चन वन है आप सॉल्व करने लगे, ये वाली गलती मत करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन वन होगा वो 2007 के पहले पेपर का होगा, क्योंकि सीडीएस का एग्जाम 2007 से चालू हुआ था। ठीक है, तो इतने पुराने क्वेश्चन नहीं लगाने। आपको क्या करना है, सबसे लास्ट क्वेश्चन पे जाना है। सपोज क्वेश्चन 200 लास्ट है, तो आप 200 पे गए। सपोज आपने क्या किया कि भाई चलो मैं 20 सवाल लगाऊंगा, तो आप क्वेश्चन 180 तक आपने 20 सवाल लगा दिए। ये 20 सवाल लगा लिए, फिर आपने क्या किया कि भाई चलो अब मैं रेशो के 20 सवाल लगाता हूँ, तो सेम रेशो में आप लोगों ने पीछे से स्टार्ट किया और 20 सवाल उसके भी लगा लिए। बात समझ में आ रही है गाइस मेरी? जी तो सही। ये हो गया भाई प्रैक्टिस वाला पार्ट। जो बंदा बुक नहीं ले सकता, मतलब जो नहीं अफोर्ड कर पाए, वो प्रीवियस ईयर पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकता है, बस वही थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई बात नहीं। अच्छा, ये हो गई भाई अपनी सारी बैच की चीजें सारी। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी हैं। अगर आप लोगों का अभी कोई भी डाउट हो एग्जाम वगैरह से रिलेटेड तो वो मेरे से पूछ। सर जो आप ये बोल रहे हो कि जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा दिया फिर उसकी क्लासरूम शीट लगानी है, सो वो ऐसा है कि आपने आज हमको करा दिया 6 बजे तक, फिर उसी दिन हमने क्लासरूम शीट खत्म कर ली। उसी दिन कर दी, बस सर्टेन टाइम, मतलब थोड़ा ब्रेक के बाद। जैसे मैंने सपोज 5 से 6 बजे तक क्लास ली, ठीक है, 5 से 6:30 बजे तक सपोज क्लास ली। अब 5 से साढ़े 6 बजे तक मैंने क्लास ली, अगर आप 6:45 पे ही उसको रिवाइज करने लगोगे तो आपको वो सारी चीजें ऑलरेडी याद ही होंगी, क्योंकि अभी वो एकदम फ्रेश मेमोरी में है। क्या करो, जब थोड़ा ब्रेक ले लो कि हाँ भाई चलो रात में जब आप थोड़ा सा अपना जो स्टडी टाइम होता है, जैसे आप सपोज 10 बजे से पढ़ते हो, तब देखा कि भाई हाँ अब मैंने उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से करनी है। रात को भी कर सकते हो या फिर सुबह मॉर्निंग में आप उठे तो आपने मॉर्निंग में रिवाइज कर लिया, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लासरूम शीट को तो आप बेसिकली देखो क्या होगा, मैं आपको एनोटेशन के साथ दूंगा। एनोटेशन के साथ मतलब जैसे मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ या फिर जिस तरीके से मैं सवाल सॉल्व करूंगा वो सारे आपको विजिबल होंगे। तो आप कहीं भी जा रहे हो तो एकदम रैंडम, जैसे अपन पीडीएफ किसी से गो थ्रू होते हैं तो सिर्फ एक बार उसी पीडीएफ से गो थ्रू हो जाओ, वैसे भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, हम्म। हाँ अभी बताओ। हाँ सर, जैसे दिशा पब्लिकेशन है वैसे मतलब पीडीएफ्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन, मेरे पास एक पड़ी हुई है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर के हिसाब से सेग्रीगेटेड है। सो ठीक। कौन से ईयर से लगा लेने चाहिए, मतलब 2014 15 या उससे सब पहले से? सबसे सबसे पहले अपने पिछले 5 साल के पेपरों को कंप्लीट करो। पिछले 5 साल के पेपरों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे सपोज आप CDS 1 2025 दोगे तो 2024 के 2 पेपर हो गए, 23 के 2 पेपर हो गए, 21 के 2 पेपर हो गए, ठीक है, 22 के 2 पेपर हो गए, 8 ही हो गए और 20 के हो गए, तो 20 से लेके 24 तक के लगाओ। ठीक है, इतने पेपरों को आपने कर लिया। अगर आपके पास और टाइम बचा है सफिशिएंट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तब आप आगे जाओ उससे इसी ऑर्डर में कि भाई अब 2020 तक के कर लिए तो अब मैं 2019 पे जाता हूँ, इस ऑर्डर में। ठीक है, बाकी अच्छा एक चीज और, ये जो आपका जितना भी सिलेबस है, ये सारा सिलेबस जो है मैं कोशिश करूंगा आपका 3 जनवरी से, जो कि आपकी कल से ये जो क्लासेस चालू होंगी, 3 जनवरी से लेके इसको लगभग अपन कोशिश करेंगे कि लगभग 25 मार्च तक जो है वो इसको खत्म कर लें। ठीक है, फिर जो आपके लास्ट के लगभग 15 या फिर 12 से 15 दिन बचेंगे उसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या फिर ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो मेरे को लगता है कि हाँ भाई इन अच्छे एग्जाम्स में आए हैं तो सीडीएस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो वाली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन लोग वहां पर करेंगे। हाँ अभी बताओ भाई, तो और कोई डाउट? बोलो भाई। ठीक है, परसेंटेज से अपन लोग कल से चालू करेंगे और अपना ये जो अरिथमेटिक का जितना भी पार्ट है उसको अपन लोग पहले खत्म करेंगे। ठीक है, परसेंटेज, रेशो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जिससे आपका एफ कैट के लिए भी वो तैयार हो जाए। बहुत से बंदों ने कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी फॉर्म भरा होगा तो उनका भी वो तैयार हो जाए। ठीक है,